सो जो जो लोग भी एफएससी करते हैं, बहुत सारी पॉपुलेशन जो एफएससी करती है, क्या नंबर्स होंगे एफएससी करने वालों के हर साल? Almost 3% of the total population. राइट. सो जो लोग भी एफएससी करते हैं, यू कैन कैटेगराइज देम इनटू 2 कैटेगरीज. एक वो है जिन्होंने बड़े अच्छे नंबर लिए होते हैं, जो अपर साइड पे हैं. 3 कैटेगरीज. एक वो दरमियाने हैं, एक वो है जो बेचारे बिल्कुल लो हैं. हमारे यहाँ मेडिकल में या इंजीनियरिंग में दाखिला मिलना इज द ओनली थिंग कंसिडर्ड कि ये ठीक है. इसके अलावा जो बाकी जो चीजें हैं हम उनको नहीं करते. सो एक तो एजुकेशन सिस्टम बड़ा अजीब सा है टू टेस्ट यू. वो क्या है? यू कैन चूज टू हैव 2 काइंड ऑफ डिग्रीज, सॉफ्ट डिग्री एंड हार्ड डिग्री. हार्ड डिग्री वो है जिनके नंबर अच्छे आए हैं, वो इंजीनियरिंग में जा सकते हैं, मेडिकल में जा सकते हैं, और मैथमेटिकल एप्टीट्यूड उनका है तो वो हार्ड डिग्रीज कर सकते हैं. लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके नंबर अच्छे नहीं आते हैं और उनको पूरा माशरा या खानदान इस तरह देखते हैं कि पता नहीं इनसे क्या जो है वो कुफर मुर्तकिब हो गए हैं वो उसके. बट नो, ये वो कैटेगरी है जो सॉफ्ट डिग्री वाली है. इसमें बहुत सारे टैलेंट्स हैं जो उनको खुद एक्सप्लोर करने पड़ेंगे. क्या उर्दू लिटरेचर में पैसा नहीं है? आज आप देखें जो टीवी एंकर्स हैं सारे के सारे राइटर्स थे, दे मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी. क्या जो है वो अगर आप सॉफ्ट डिग्रीज की बात करें तो कॉमर्स की डिग्रीज में बहुत सारे लोग हैं. गुलजार, पाकिस्तान में 90% बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनियों के मालिक इंजीनियर्स नहीं है. आई कैन टेल यू दैट. वो कौन है? सारे के सारे जनरल पीपल हु हैव गुड मैनेजमेंट स्किल्स. मैं जानता हूं बहुत सारी कंस्ट्रक्शन कंपनीज को जिनके मालिक सिविल इंजीनियर्स कम से कम बिल्कुल भी नहीं है. आई कैन नेम अ फ्यू. बड़े बड़े नाम है. गेमन रह चुकी है, इंटरहोम है, एसकेबी, ये वो सारों के मालिक जो है सिविल इंजीनियर्स नहीं थे. येमन के थे शायद, वो गोरा था. बट व्हाई? हाउ कैन somebody who's not a civil engineer run a engineering company, construction, and far more successful than engineers? बहुत ही थोड़े सिविल इंजीनियर्स हैं जो कंस्ट्रक्शन कंपनीज के मालिक हैं अच्छी बड़ी. राइट. क्योंकि बहुत बिजनेस बेसिकली इन इटसेल्फ इज मैनेजमेंट स्किल. सो वही डिग्रीज की बात है कि अगर आपके एफएससी में यू आर फॉलोइंग एट लेट्स से वेरी लोअर साइड, आप लोअर साइड पे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप नाकाम हो गए और इससे आगे आपको परसू ही कुछ नहीं करना चाहिए. आपको सॉफ्ट डिग्री परसू करनी चाहिए क्योंकि आपके अंदर एप्टीट्यूड, इंटेलिजेंस सॉफ्ट डिग्री की है. वो उर्दू लिटरेचर हो सकती है, इंग्लिश लिटरेचर हो सकती है, टीचिंग हो सकती है, म्यूजिक हो सकता है, लॉट ऑफ थिंग्स, आर्ट हो सकती है. हमारे वो एक फकीरो सोलंकी साहब हैं जो कि स्कल्पचर्स बनाते हैं. ही चार्जेस 10 लाख रुपीस पर स्कल्पचर. 10 लाख रुपए लेते हैं स्कल्पचर का, उसके पास टाइम नहीं है. तो आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तानी स्किल को, यानी चूंकि हमें अच्छी इंजीनियरिंग, अच्छी डॉक्टरेट, अच्छे एमबीबीएस डॉक्टर नहीं पढ़ाए गए या अच्छे नहीं बनाए गए जो रिसर्च कर सकते हैं या फ्यूचर की बात कर सकते हैं, तो हम आर्ट में ज्यादा. यस, अगर आपने साइंस में एफएससी करने की कोशिश की और आप नहीं कर सके तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक नालायक आदमी है. आपके अंदर और एप्टीट्यूड है, आप किसी और चीज में लायक हैं. यस, वो आपको पता नहीं है अभी. सबसे बड़ा मसला जो लोग कहते हैं नसीब, किस्मत, मैं पता है इसको कैसे ट्रांसलेट करता हूं? नॉट नोइंग व्हाट यू आर मेड फॉर. बदनसीब आदमी वो नहीं है कि जिसके हालात खराब हैं. बदनसीब आदमी बेचारा वो है जिसको पता नहीं है कि उसके पास क्या स्किल है, और वो स्किल जो उसके पास है. ये भी एक इतना बड़ा प्रॉब्लम है कि आप देखते हैं यार आजकल तो यार रेस्टोरेंट में बड़ा पैसा है. एक मार की गुलती के साथ 100 खुल जाती है. यार इसमें बड़ा पैसा है. दूसरों को देख देख के आप बिजनेस कॉपी करो, फ्लॉप हो जाता है. 90% ऑफ द बिजनेसेस 100 में से एक चल रहा होता है, बाकी सब फेल होते हैं. 93% of the businesses fail in first 1 year. 76% restaurants closed down in first 2 years. 76%. Okay. Why? Because ये वो लोग होते हैं जिनको culinary arts का नहीं पता होता, but वो just because के यार इसका चल रहा है तो मेरा भी चलेगा. This is not important. आपने ये कभी, जो इंसान कभी दूसरे को देख के यार उसका बिजनेस चल रहा है मैं भी करता हूं, मैंने तो नहीं कामयाब होते देखा. वो आदमी जो कहे यार मुझे इसमें बड़ा मजा आता है. अच्छा, उसको कैसे पता चले कि मेरे अंदर का टैलेंट क्या है? मैं तो इंजीनियर, मैं तो प्री इंजीनियरिंग करने के बाद मुझे पता चला कि इंजीनियरिंग एटलीस्ट मेरा टैलेंट नहीं है. राइट. और मेरे जैसे मेजॉरिटी वही लोग हैं जो कि जिनको नहीं पता कि क्या करने की जरूरत है. वेस्ट में व्हेन यू डू योर हाई स्कूल आपका एक एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, कॉम्प्रिहेंसिव किस्म का. आपको सेग्रीगेट किया जाता है. आपको एडवाइस दी जाती है कि भाई यू आर एन आर्ट मेजर, यू आर एन इंजीनियरिंग मेजर. अच्छा, ओके जी. यहाँ पे जाहिर सी बात है अब्बा जी जो कह रहे हैं वही सही होता है. अब्बा जी ने कह दिया इंजीनियर बनना है तो बनना है. एप्टीट्यूड कुछ भी नहीं है. मेरे अपने साथ यही हुआ था. मैंने एफएससी की थी. वालिद साहब क्यों कहते हैं कि यही करना है? तो क्योंकि जो वो नहीं बेचारे कर सके
जिन लोगों से वो इम्प्रेस थे वो समझते हैं मेरा बेटा वो करेगा तो ठीक हो जाएगा. Your father was an engineer, a Yes. good one. Huh? You're an engineer, an excellent one. आई एम एन एवरेज इंजीनियर बट मैं जब ग्रेजुएशन की थी तो मैंने लॉ में दाखिला लिया था. और आज भी मुझे लोग कहते हैं कि मैं लॉयर होता था बड़ा अच्छा लॉयर होता. बट वो मेरे वालिद साहब का था कि बस इंजीनियरिंग करनी. उन्होंने जब मैकेनिकल में दाखिला लिया था तो वो मेरिट पे बिल्कुल लो थी, सिविल ऊपर थी, तो उनका ख्वाब था कि मैं सिविल इंजीनियर बनूंगा. उन्होंने खुद नहीं मुझे बना दिया. You're an excellent हाँ, engineer. but by the that was a Pakistani stroke, standards, yeah. stroke of luck यही हुआ. शायद उनको नजर आ गया था कि यार इसमें ये टैलेंट है. नहीं, सवाल ये है कि were you not an engineer by birth? You've seen your father being an engineer. No, I was an engineer by birth. He saw it, I couldn't. Okay. हाँ, उनको नजर आ गया था और मुझे नजर नहीं आ रहा था. बट आई वॉज एन इंजीनियर बाय बर्थ, पैशनेट अबाउट इट. चनाचा बात दरअसल ये है कि अगर आपने एफएससी की लोअर कैटेगरी में, इसका मतलब कतई ये नहीं है कि आप नालायक हैं या आप निकम्मे हैं. आपसे नहीं पढ़ा गया, आप एक वो रिजीम को फॉलो नहीं कर सके. अब क्या करना चाहिए? करना वो चाहिए कि समहाउ और दी अदर अपने आप को एक्सप्लोर करें कि आपके अंदर टैलेंट क्या है. फिल्में देखें, देखिए कौन सी फिल्म से आप रेजोनेट करते हैं. Okay. अगर आपको शायरी और रोमांस पसंद है तो मे बी दैट इज योर एप्टीट्यूड. यू शुड गो टुवर्ड उर्दू लिटरेचर और इंग्लिश लिटरेचर, परस्यू अ करियर इन जर्नलिज्म. अब वो जमाना तो नहीं है. आपको पता है कि इस वक्त टॉप 3 डिग्रीज में डिग्री कौन कौन सी है? मैं बता देता हूँ आपको. सॉफ्ट डिग्रीज को बता देता हूँ 3 टॉप, और टेक्निकल डिग्रीज को 3 टॉप बता देता हूँ. सॉफ्ट डिग्री में नंबर 1 पे है हॉस्पिटैलिटी. पूरी दुनिया में ये पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है. पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में कर लें आप. इस वक्त कितनी हॉस्पिटैलिटी, नहीं, पहले ग्लोबली क्या है? ग्लोबली तो है ही है हॉस्पिटैलिटी. हॉस्पिटैलिटी. ट्रैवल बहुत है पूरी दुनिया में, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज इस पे चलती हैं. ट्रैवल है, हॉस्पिटैलिटी है. इस्तांबुल के अंदर 950 होटल्स हैं यार. कैन यू इमेजिन? दुनिया में अगर आप गिनना शुरू करें तो हॉस्पिटैलिटी. Okay. अगर आप समझते हैं कि आप नर्म मिजाज हैं और आपके अंदर हॉस्पिटैलिटी का टैलेंट है तो इस वक्त सॉफ्ट डिग्रीज में से नंबर 1 हॉस्पिटैलिटी है. नंबर 2 में बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है. Okay. बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में MBA is not business administration. Okay. By the name it is, but maybe it's not, because this is an aptitude. MBA की डिग्री आप कर नहीं सकते हैं. आप ये समझेंगे अगर आप बिजनेसमैन बन जाएंगे, एडमिनिस्ट्रेटर बन जाएंगे by doing just a degree, no. वो MBA आपको सिर्फ बता देगी कि इसके रूल्स क्या है. इसके रूल्स क्या है. तो रूल्स ब्रेक करने से बनेंगे आप? नहीं, वो आपके अंदर का अपना एप्टीट्यूड है कि आपके अंदर एप्टीट्यूड है. हमारे साथ स्विमिंग हम करते थे, बड़ा अरसा हमने स्विमिंग की, पर कोई जीत नहीं सके मेडल. 2002 में UED टेक्सला उन्होंने हमें भेजा कि जी आप जाएं जाके स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में. भट्टी साहब है उस जमाने में, 2002-3 की बात है, वो स्विमिंग के नेशनल कोच हैं. Okay. बड़े जबरदस्त आदमी थे. तो जब मैं गया जिना स्टेडियम में स्विमिंग के लिए, उनके साथ ट्रेनिंग के लिए, पहला दिन था, तो मैंने देखा भट्टी साहब इतना बड़ा टेड, और भट्टी साहब मतलब यकीन नहीं आता था कि ये बंदा पानी में उतर सकता है. पर उन्होंने हमें छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स सिखाई हैं. देन व्हेन आई वेंट ऑन एंड वन अ ब्रोंज मेडल. तो भट्टी साहब का मतलब ये था, जरूरी नहीं है कि जो आपको कुछ सिखा रहा है तो वो A क्लास स्विमर हो. टीम का कोच जरूरी नहीं है कि जबरदस्त बैट्समैन भी हो. टीचर को टीच करना आता है. शायद उसको खुद वो करना नहीं आता, लेकिन उसको टीच करना आता है. Okay. उसको ये पता है, मोटिवेटर को ये पता है कि इससे ये ठीक हो जाएगा. शायद वो खुद ना वो फॉलो कर सक रहा हो. आपके टीचर हैं, हजारों टीचर हैं लम्स में, हार्वर्ड में, वो खुद बेचारे टीचर्स हैं, उनके ग्रेजुएट्स बिलियनियर्स हैं आज. तो वो इसका मतलब ये नहीं है कि जी वो भी बिलियनियर होंगे तो आप होंगे. दे नो हाउ टू ट्रांसफर द नॉलेज एंड द टिप्स एंड ट्रिक्स टू यू. अच्छा, जनरल परसेप्शन यही है कि यार ये टीचर जो है खुद तो हार्वर्ड से पढ़ रहा है और इसके जो स्टूडेंट्स हैं वो फेसबुक बना देते हैं और ये कर देते हैं और खुद कुछ नहीं किया आज तक. या दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि उनको सिखाना आता है, उनको करना शायद नहीं आता. बहुत सारे टीचर्स बेचारे खुद एक्सिक्यूट नहीं कर सक रहे थे, लेकिन सिखा आपको बड़ा अच्छा देते हैं. ये दोनों अलग स्किल्स हैं. अलग स्किल्स हैं. इंजीनियरिंग में हजारों इंजीनियर्स निकलते हैं, एक ही टीचर के पढ़े हुए होते हैं. कोई करोड़पति हो जाता है, कोई बेचारा वहीं कहीं रहता है. तो टीचर का मसला तो नहीं है, टीचर ने तो आपको सिखा दिया कि क्या है, मैथ आपको बता दी, ये वो सिखा दी. सो खैर, टॉप 3 डिग्रीज इन सॉफ्ट कॉर्नर. हॉस्पिटैलिटी, हॉस्पिटैलिटी है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, एंड जर्नलिज्म. द मोस्ट अप एंड कमिंग, द इजीएस्ट वे टू मेक मनी इज जर्नलिज्म, जिसमें अब आपका सोशल मीडिया है. आपका अब तो आप यहाँ से बैठ के यूट्यूब पे पैसे कमा सकते हैं, सारा कुछ है. जर्नलिज्म, हॉस्पिटैलिटी, लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर, उर्दू लिटरेचर एंड कॉमर्स. वो कैसे? लिटरेचर कैसे? लिटरेचर अगेन इज समथिंग वेरी क्लोज रिलेटेड टू जर्नलिज्म. जर्नलिज्म इज नॉट ओनली राइटिंग, नॉट अबाउट द थिंग्स. तो ये 3 चीजें सॉफ्ट डिग्रीज में है. अगर आप आ जाते हैं हार्ड डिग्रीज में, इंजीनियरिंग वाली साइड पे,
तो मेरे ख्याल में ठीक है, आपने इंटरनेट में पढ़ा होगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है या आईटी है, बट नंबर वन एज माय पर्सपेक्टिव इज मेकाट्रॉनिक्स. Mechatronics is a blend of mechanical engineering and electronic engineering. So you have a very good blend of how machines work and mechanical systems and their mechanics or dynamics, और साथ साथ उसके electronics. So robotics, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑटोमेटिकली इसमें बेड हो जाता है. मेरे हिसाब से हार्ड डिग्रीज में से, इंजीनियरिंग डिग्रीज में से नंबर वन जो कि फ्यूचर में परसू करेगी एंड दे कैन डाइवर्सिफाई देमसेल्व्स, एआई की तरफ भी कर सकते हैं, मशीन की तरफ भी कर सकते हैं, रोबोटिक्स की तरफ भी जा सकते हैं, एंड दे कैन मर्ज देम ऑल टुगेदर, इज मैकेट्रॉनिक डिग्री. ओके. जब हमने डिग्री में दाखिला लिया था तो सबसे लो मेरिट होता था, लेकिन इस वक्त आई थिंक सबसे हाई होना तो चाहिए. मैकेट्रॉनिक इज योर फ्यूचर. सेकेंडली, एक बड़ी अंडर वैल्यूड डिग्री है, वो है मैथमेटिक्स. बीएससी मैथमेटिक्स. अगर आप को इंजीनियरिंग में दाखिला नहीं मिला, अगर आप बीएससी मैथमेटिक्स कर लेते हैं 4 साल की, तो उसके बाद आप फौरन से बहुत सारी इंजीनियरिंग की डिग्रीज मास्टर्स में कर सकते हैं विद सम कोर्सेज एडिशनल. ओके. सो फॉर एग्जांपल, अगर आपने बीएससी मैथमेटिक्स कर ली है नमल से या कहीं से भी, तो आप बाहर जाके मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर सकते हैं मास्टर्स की डिग्री के साथ. वो 2 साल के बजाय आपको 3 साल की पड़ जाएगी, 3.5 साल की पड़ जाएगी, बट देन यू विल बी सच अ हार्डकोर इंजीनियर, आई टेल यू. ओके. मैंने इंजीनियर वही देखा जिसकी मैथ तगड़ी है, ओके. जिसकी ग्रिप है फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस पे या मैकेनिक्स पे या कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनामिक्स पे, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस पे, डिफरेंशियल इक्वेशंस पे, जिसका कमांड है ना, जो समझता है, वो ही अच्छा इंजीनियर बनता है. बीएससी मैथमेटिक्स वो डिग्री होती है, मैं जाती तौर पे वो हम उस बंदे को मुंह ही नहीं लगाते हैं जिसको बीएससी मैथमेटिक्स. उन लोगों के ख्याल में ये वो बंदा है जिसको कुछ समझ नहीं आई और इसने डबल मैथ ले लिया. आई डोंट थिंक सो. मैं आपको ये बता दूं कि नंबर 1 पे मैकेट्रॉनिक, नंबर 2 पे बीएससी मैथमेटिक्स, फॉलोड बाय ए मास्टर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग और सम एरोस्पेस टेक्नोलॉजी और मे बी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. मैथमेटिक्स कैन बी, mathematicians can be an excellent artificial intelligence. Artificial intelligence is 70-80% mathematics and statistics. It's only 20% programming. You know that? Yeah. लोग समझते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर का कारनामा है. नो, इट इज कंप्लीटली a कारनामा of statistics and mathematics. The data set, polynomial regression, linear regression, machine learning की मैं बात करता हूँ, तो ये सारी की सारी मैथमेटिक्स है. जो सारे कॉन्सेप्ट मैथमेटिक्स थे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में. प्रोग्रामिंग इटसेल्फ भी तो मैथमेटिक्स ही है ना, 0 and 1 बाइनरीज. या बट आई मीन प्रोग्रामिंग बहुत सुपरफिशियल हो चुकी है. यू हैव अ लॉट ऑफ टूल्स, यू हैव अ लॉट ऑफ स्निपेट्स, यू हैव प्री प्रिपेयर्ड लैंग्वेजेस, जिसमें से आपने फॉर एग्जांपल अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की प्रोग्रामिंग करनी है तो पूरी आपको लाइब्रेरी मिल जाएगी, उसमें से 8-10 आपने कमांड एक्सेस करने हैं. कंप्यूटर विजन है, जैसे कि जो कंप्यूटर देख के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देखता है विजन के साथ, वो ओपन सीवी पाइथन की स्क्रिप्ट है, सारा प्रोग्राम हुआ हुआ, आपने कुछ रीड इन और रीड आउट के कमांड्स देने और वो आपके लिए इट विल वर्क फॉर यू. सो प्रोग्रामिंग इन अ वे विल यू नो ट्रिकल आउट, कम होते जाएंगे, बिकॉज स्पेशलाइज्ड लाइब्रेरीज आ गई हैं, बहुत ज्यादा आ गई हैं. गिटहब है जैसे प्रोग्रामर, गिटहब तो कुछ और चीज है, वो तो एक वो आपने कोड लिखना नहीं है, वो बने बनाए कोड्स हैं, बटन उठा के ड्रॉप करना है. नहीं, इस तरह नहीं है. वैसे गिटहब ऐसे ही है, ये इट्स अ फ्री सोर्स लाइब्रेरी. गिटहब इज अ रिपोजिटरी. People GitHub is a submit, repository where people share what they have done. Exactly. And then people can pick up and combine them and use them openly. Absolutely. And then create something bigger. No hard work required. You don't have GitHub to भी पता नहीं कितने $1 billion का बिका था. Absolutely. Yeah. हाँ, common idea और free for all था. So खैर. So तीसरी डिग्री क्या है? Mechatronics, BSc Mathematics and Hardcore. जो तीसरी डिग्री है वो मैं समझता हूँ कि सिविल इंजीनियरिंग है. सिविल इंजीनियरिंग मैं क्यों समझता हूँ, मैं खुद भी हूँ, बट व्हाई आई थिंक सो इज के कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट विल नेवर एंड. जब तक इंसान जिंदा है तब तक बनाता रहेगा. वो नेवर एंडिंग डिटेल है. सर्टन पार्ट्स ऑफ प्रोग्रामिंग शायद वो आउटडेट हो जाए, सर्टन पार्ट्स ऑफ सिविल इंजीनियरिंग या मैकेनिकल इंजीनियरिंग मुझे पर्सनली पसंद है. दोनों, मेरे पास दोनों डिग्री हैं. तो दिस इज व्हाट आई लाइक. सो इफ यू आर थिंकिंग ऑफ हार्डकोर डिग्रीज, Mechatronics, BSc Mathematics followed by some degree in engineering, any engineering. Thirdly, it's civil engineering या mechanical engineering, जो primitive engineering है, ये कभी भी नहीं figure out करेंगे. ये डॉक्टर की तरह है, डॉक्टर कभी भी नहीं खत्म हो सकता. सही है. अब आने वाले फ्यूचर 100-200 साल में डॉक्टर जो है वो
ऑब्सोल्यूट नहीं हो सकता, तो ये भी वो डिग्रियां, प्रिमिटिव डिग्रियां, सिविल और मैकेनिकल जो मेरा नहीं ख्याल हो है मेडिकल वो साइड है, मेरा ख्याल है मैंने एक जगह पढ़ रहा था कि 99% ऑफ द सर्जरीज एक हॉस्पिटल के अंदर आर परफॉर्म बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वो उसके पीछे डेटा सेट है, उसमें ह्यूमन की जरूरत नहीं, वो इतनी प्रिसीजन से आपके पित्ते का ऑपरेशन करेगा कि वो आपको अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है सारी चीज़ के अंदर इन स्पेशलाइज्ड डिग्रीज से निकल के आई है, और वो ये है कि आप मैथमेटिक्स, मेगाट्रॉनिक्स, बीएससी और पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में हॉस्पिटैलिटी, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, एमबीए, आप कह रहे हैं कि एमबीए नहीं, लेकिन जर्नलिज्म एंड लिटरेचर, ये कैसे करें? मैं हॉस्पिटैलिटी करना चाहता हूँ। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज पाकिस्तान में जो ऑफर कर रही हैं, पाकिस्तान में कर रही हैं, इंटरनेशनली कर रही हैं। उसकी इम्प्लीमेंटेशन क्या है? वेल प्राइमरीली तो जॉब ही है। जिस तरह हॉस्पिटैलिटी सेक्टर इंक्रीज कर रहा है तो लोग नहीं पूरे हो रहे। आप मतलब गो टू अ नाइस रेस्टोरेंट इन इस्लामाबाद, आपको कितने अच्छे हॉस्पिटेबल रेस्टोरेंट्स मिलेंगे, जो वेटर्स हैं, जो वो हाई एंड है, यू पे लाइक 10-20,000 रुपीज फॉर 3-4 पीपल्स मील। कितने हॉस्पिटेबल आपको स्टाफ मिलेगा वहां पे, कोई ट्रेनिंग वाला, कोई ये वो। रेस्टोरेंट्स गिनना शुरू करें लाहौर में या कराची में तो इट्स अनलिमिटेड, एंड देन होटलिंग इज अनलिमिटेड, एंड देन एयरबीएनबी इज अनलिमिटेड। एयरबीएनबी वैसे बाय द वे आपको पता ही होगा कैसे स्टार्ट हुआ है। 3 दोस्तों ने गद्दा किराए पे दिया एक दफा, तो उन्होंने कहा यार ये तो अच्छे पैसा है, उन्होंने 3-4 दफा गद्दा किराए पे देना शुरू किया। दैट इज हाउ इट स्टार्टेड। और दिस इज व्हाट दे सेड कि भाई गद्दा किराए पे दे रहे हैं तो जगह किराए पे देते हैं। ऐप बना ली, खुद नहीं बनाई, बनवा ली। ऐप बनाने के लिए अगर आपको ऐप बनाना आती है और आप समझते हैं कि मैं ऐप बनाऊंगा, ये नहीं होता। इट हैज टू बी हैव अ बिजनेस आइडिया, व्हिच ब्रिंग्स मी टू अ नेक्स्ट टॉपिक, वेरी इंटरेस्टिंग। इफ यू ट्राइड, अगर आपने जिंदगी में 3-4 दफा आजमा लिया कि यार ये बिजनेस करूं, ये नहीं कर सके आप, तो पता सबसे आसान तरीका क्या है? क्या? पार्टनरशिप। जो चीजें आपके अंदर कमी है, आप उसको पूरा नहीं कर सक रहे, सही है, फाइंड पार्टनर्स जो उन कमियों को पूरा करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सुबह कोई ऐसा काम है जो आपको जल्दी स्टार्ट है और आप सुबह नहीं उठ सकते, फाइंड अ पार्टनर जो सुबह उठ सकता है, ओके, कोलैबोरेट कर सके और शेयर योर ड्रीम। जितने लोग हैं जो बिजनेस की ट्राई कर रहे हैं और अनफॉर्चुनेटली नाकाम हो रहे हैं, ठीक है, मोटिवेशनल स्पीचेस अपनी जगह, लेकिन जो शॉर्टकट है वो ये है पार्टनरशिप, कंसोर्शियम। फाइंड पीपल, ढूंढे लोगों को अपने फैमिली में, अपने यार दोस्तों में, और उनको कॉन्फिडेंटली बताएं यार ये मेरा आइडिया, मैं ये करना चाहता हूँ, जो आपके साथ पैशन शेयर कर सके। हाँ, सोडा बेचने वाली दुकान खोलना चाहता हूँ। तो अगला सवाल होना चाहिए कि जी तुम्हारे सोडे में ऐसा खास क्या है? Your soda has to be above 90%। जो हमने बात हमेशा की है कि you have to be best at what you do। जितने भी लोग पैसा कमा रहे हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं, yes, ये वही लोग हैं who are best at what they do। पुलाव बिक रहा है सेवर का तो बेस्ट है, कोई उसको बीट नहीं कर सका आज तक, कोई भी नहीं है, ठीक है। मिठाई अगर जमीन स्वीट की है या निराला की थी तो उसे कोई बीट नहीं कर सकता। स्वीट पैलेस एक बहुत बड़ा नाम है वैसे। तो यही स्पेशलाइज्ड नॉलेज, you have to be best at what you do, the best। if you are average at what you do, it's very difficult, because अब population इतनी, competition इतना, अब वो टाइम नहीं है कि you are average at something you do and you still make money। अच्छा, एक लड़का जो सुबह उठे और 22 साल की उम्र के अंदर उसको ये पता हो कि मैंने कुछ करना भी है जिंदगी के अंदर, पैसे भी कमा के लाने हैं, मैं डिग्री में भी फेल हो गया हूँ, and he's at the lowest of his life, right? Let's say कि एक लड़का है, इसका नाम है बशीर। बशीर के घर में रोटी के लाले पड़े हुए हैं, प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स है वो 22 साल का, ठीक है। बशीर ने कुछ करना है, पहली बात तो ये कि वो क्लियर हो गया मैंने कुछ करना है, शॉर्टकट नहीं। बशीर करना चाहता है, बशीर करना चाहता है, डाका शाका ना मारने की कोशिश करे, बशीर करना चाहता सही तरीके से। तो बशीर को ये देखना चाहिए कि मैं क्या कर सकता हूँ। एक तो ये कि ये नहीं कि इमीडिएटली मैं रोटी के लिए कुछ करूं, नो, वो कुछ ना कुछ कर लेगा, उसे खानी है सुबह। स्टिल लॉन्ग टर्म प्लानिंग कि यार मैंने वो काम करना है कि जिसमें मैं सिर्फ रोटी के लिए कुछ ना करूं, इसमें मैं 10 साल बाद कहीं करोड़ों की बात करूं। 10 साल नहीं नजर नहीं आते, कल सुबह नजर यही तो प्रॉब्लम है। वही वाली बात है कि मैं जब 10,000 की सैलरी लेता था तो मेरे लिए 1 लाख रुपए एक ख्वाब था। तो मैं सोचता ही वो था, तो 2 साल बाद मैं लाख पे पहुंच गया। फिर मेरे लिए ख्वाब था 3 लाख रुपए, 3 पे पहुंच गया। फिर ख्वाब था 5 या 7, मैंने टाइम जाया किया। मैं पहली जो है वो 10 का सोच लेता तो वहां पहुंचता, एक ही दफा सोच लेता। यस, आज मैं सोचता हूँ 50,000 रुपए का डेली, तो वो मैं 50,000 रुपए में पहुंच जाता हूँ, मंथली की बात कर रहा हूँ। तो बात दरअसल ये है कि पहले तो आपने ये थोड़ा सा
अपने साथ लड़े और अपना ख्वाब का साइज बड़ा करें। ठीक है, ये बड़ा मुश्किल काम है, सबसे मुश्किल काम यही है। दूसरा काम ये है कि अपने अंदर से निकालें कि आप बनाए किस काम के लिए गए। हर इंसान किसी मकसद के लिए बनाया गया, ये हमारा ईमान है। बेमकसद कोई चीज नहीं है ना, मक्खी का भी मकसद है। एक आदमी जो सड़क पे चल रहा है या भीख मांग रहा है, उसका भी कोई मकसद है। हर इंसान को एक मकसद के लिए बनाया, अपना मकसद ढूंढे। वो सबसे मुश्किल काम है कि व्हाट इज योर डेस्टिनी। अगर वो समोसे बनाना हुआ तो फिर क्या होगा? तो वो समोसों में बाप बन सकता है। सब लोगों को देखें जो पैक्ड समोसे बेचते हैं, करोड़पति हो गए। कौन सी फील्ड है जिसमें इंसान करोड़पति नहीं है? समोसों को ले लें, जलेबियों को ले लें। से कोई फर्क नहीं पड़ता कि समोसे ट्रेड से कोई फर्क नहीं पड़ता। या ट्रेड से कोई नहीं फर्क पड़ता। दर्जी है आज, वो फैशन डिजाइनर भी तक के भी हैं, दे चार्ज यू लाखों रुपए फॉर डिजाइन। और एक बेचारा दर्जी भी है जो 400-500 रुपए में डिजाइन बना देता है। डिफरेंस क्या है दोनों में? सोच का, भूख का, हंगर का, डिजायर का। जो फैशन डिजाइनर है उसकी भूख 10 लाख से मिटती है, जो दर्जी है उसकी 10,000 से मिट जाती है। जिसकी भूख जिसकी भूख जहां मिट जाए बस वो वही है। भूख बड़ी करे, भूख बड़ी करे, सोच बड़ी करे, भूख बड़ी करे। पैसे को गालियां देना बंद करें कि ये बुराई है या ये वो है। कामयाबी का सबसे पहला स्टेप है, सबसे पहला स्टेप कि आप अपनी नाकामी के रिस्पॉन्सिबल अपने आप को मान लें। सबसे पहला एक्सेप्टेंस है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। नसीब पे मत डालें, अपने बाप पे मत डालें, अपने इलाके में मत डालें, अपने मुल्क की हालात पे मत डालें। हालात पे तो बिल्कुल भी ना डालें आप। वो तो बिल्कुल बनता भी नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है, कोई मसला नहीं है। उनको क्या है, चल रहा है सब कुछ। वही वाली बात है, $350 बिलियन का जीडीपी है, खा रहे हैं, पी रहे हैं, गाड़ियां बुक हो रही हैं। कितनी गाड़ियां कम होगी पेट्रोल महंगा होने से? कितने मोटरसाइकिल खत्म हो गए? सब चल रहे हैं। तकलीफ सबको है, ठीक है, बहुत चल रहा है। अपने आप को देखें, टर्की को देखें, इससे ज्यादा उधर जो है वो इन्फ्लेशन है। और बड़े मुल्क जहाँ पे है, मुल्क को तो गालियां देना बिल्कुल भी छोड़ दें आप। तो सबसे पहले जो कामयाबी का पहला कदम है वो यही है कि आप एक्चुअलाइजेशन, कि आप अगर वो पैसे नहीं कमा सक रहे तो उसमें सिर्फ और सिर्फ आप खुद रिस्पॉन्सिबल है। माशरा नहीं है, अमीर लोग नहीं है, या सनतकार नहीं है, या करप्ट गवर्नमेंट नहीं है, या जनाब कोई और XYZ नहीं है। आप खुद ही हैं जिसकी वजह से आप अमीर आज नहीं है। एग्जैक्टली, कोई और रिस्पॉन्सिबल नहीं है, आप ही हैं। आपने ढूंढना है सोच कौन सी है ठीक मेरे लिए। और दूसरी बात, पाकिस्तान में कहते हैं ना, साढ़े मुल्क पुत्र काटते प्यो ज्यादा जानते रहे। वो वाकई प्यो ज्यादा है यहाँ पे। आप किसी को बताएं, वो आपको बताएगा। नहीं तो बताना, आप किसी भी बंदे को कहें कि यार देखो ये करो, कहेगा नहीं सर आप ये गलत बता रहे हैं, इसको ऐसे नहीं। जिम में हमारा इंस्ट्रक्टर है, उसने जाके एक बंदे को कहा यार तुम ये एक्सरसाइज गलत कर रहे हो। वो मेरे इंस्ट्रक्टर 5 मिनट बाद मैं क्या कहता है, कहता उसने मुझे सिखा दिया कि कैसे ठीक होती है। सही है। तो वो ही वाली बात है कि पुत्र काटते प्यो ज्यादा जानते हैं पाकिस्तान में। वही अगेन आज आके मसला वही है कि स्पेशलाइज्ड नॉलेज। हम ये समझते हैं कि यार मैंने जो पढ़ लिया है वही ठीक है, और मोस्टली जिस इंफॉर्मेशन के ऊपर हम रिलाय कर रहे होते हैं वो रिलायबल नहीं होती। हमने किसी को सुना होता है, हमने किसी ओवर हेयर से हमने जितनी बातें लोगों को कहते सुना है या बिलीव करते हैं और उसको प्रचार करते सुना है, वो हेयर से है। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल जर्नलिज्म। यू फाइंड 80% जर्नलिज्म टॉकिंग अबाउट ऑन वन साइड, 20% ऑन अदर साइड। और दोनों को बिलीव करने वाले लोग मौजूद हैं हेयर से। हमारी कोई रिसर्च नहीं है, हम पढ़ते नहीं है, हमने गूगल को इस्तेमाल ही नहीं किया, पढ़ा ही नहीं कि यार क्या हकीकत क्या है। ये सही बात है। कोई भी बिजनेस करने से पहले आप कितनी को रिसर्च करते हैं? अगर आपने जलेबियों की दुकान खोलनी तो आपको पता होना चाहिए जलेबी की केमिकल कंपोजिशन क्या होती है, साख्त क्या है, जिसमें क्या डलता है, क्या है। आप ये सिर्फ सोचेंगे जी जलेबी और शीदा जड़ा बेचदा पे है, और ग्राटो जो बेच रहा है वो क्या डाल रहा है जो बिक रहा है। You have to, and then you have to innovate, scamper it, somehow they change it or combine it with something else. Experiment पढ़ाना है वैसे किसी स्कैम्पर पढ़ाएंगे। तो जलेबियों की दुकान खोली तो आपको जलेबियों का बाप होना चाहिए। ऐसी जलेबी आप बनाते हो बापू जलेबी के नाम से। कोई भी आप बंदा ले आए जो ऐसी जलेबी बनाए कि आप 10 बंदों को खिलाएं और 8 बंदे जो हैं वो जलेबी खाएं और कहें वाह, बस तो फिर आप करोड़पति हो गए। ट्रांसलेट्स इनटू करोड़पति। पैसा नहीं चाहिए फिर आपको। अच्छा, आज का एक बड़ा एक इंटरेस्टिंग सवाल ये भी था कि बच्चों को कैसे रेज करें। वो लोग जिनके इस सोसाइटी, हम पाकिस्तान के अंदर हमारे बच्चे हैं, वो कैसे रेज करें? देखें, आपका बच्चा कभी भी नसीहत से नहीं सीखेगा। ओके। और बच्चे को कहें यार तुम पढ़ते क्यों नहीं हो, पढ़ो जाके, वो नहीं सीखेगा।
बच्चों का जो सबकॉन्शियस ट्रेन किया जाता है वो सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्वेशन से होता है। जो वो देखेंगे वही वो करेंगे। वो देखेंगे बाप रोज रात को किताब पढ़ता है तो वो भी किताब पढ़ेंगे। बाप अगर रोज रात को शराब पीता है तो वो भी कहेंगे जब मैं पढ़ाऊंगा तो मैं भी चुस्की लगाऊंगा। जो बाप करेगा, जो वो उसको देखेंगे करते हुए, वो समझेंगे ये ठीक है। कोरा कागज होता है ना बच्चा, लेकिन जब आप उसके कान में कोई बात डालने की कोशिश करेंगे, वो बाप हीरो होता है। बाप तो हीरो होता है। यही तो बड़ा मसला भी है एक तरह से। खैर उस पर बाद में आते हैं। अच्छा, जो आप बाप से सीखेंगे, आप अपने माजी में उठा के देख लें, वो बात उसने आपको नहीं की होगी, किसी और को की होगी और आपने सुनी होगी। हेयरसे इनडायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन टू योर सबकॉन्शियस। सो फॉर एग्जांपल, आप बैठा हुआ बच्चा 4 साल का है और एक आदमी फोन पे बात कर रहा है और कह रहा है यार के नहीं यार झूठ नहीं बोलना चाहिए, झूठ सबसे खराब बात है। आप उस बाप ने अपने बेटे को ये बात नहीं की, लेकिन उसने सुन ली है, उसने ऑब्जर्व की है, तो वो वाकई में झूठ नहीं बोलेगा। लेकिन जब अपने बच्चे को कहेंगे यार किसका फोन है जी, वो फलाना, उन्होंने कह दे यार मैं कार नहीं है, तो बच्चा कहेगा कोई मसला नहीं है, ये तो झूठ चलता है। ठीक है। सो बच्चे को ट्रेन करना, जो आप उसको मोल्ड करना चाहते हैं, वो ड्यूरिंग ऑब्जर्वेशन ही होगा। सो फादर इज अ पर्सन जो कि सुपरमैन ऑफ द फैमिली है। यस, डॉटर्स एंड सन्स दे लुक अप टू देयर फादर। जो बाप करेगा, जैसा वो जिंदगी गुजारेगा, उससे वो एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम तक ऑब्जर्वेशन के थ्रू करेंगे। अगर बाप ने कभी किताब को हाथ नहीं लगाया तो बच्चा भी नहीं लगाएगा। अगर बाप रोज रात को सुबह उठ के अखबार पढ़ता है तो शायद बच्चा भी जाके अखबार पढ़ेगा। अच्छा, बाप अगर सही वाला हुआ वो तो फिर मसला खत्म हो गया ना। अगर एक बाप किताब पढ़ता था, बाप ने एक सक्सेस ग्रोथ माइंडसेट सिखा दिया, और अगर ना हुआ, अगर वो एक नाकाम बाप के तौर पे निकल के आया, तो फिर क्या होगा? तो बच्चों को क्या करना है? फिर फाइनेंशियली डिप्राइव्ड बाप जो होता है, वो फाइनेंशियली डिप्राइव्ड बच्चा मोस्टली पैदा करता है, क्योंकि वो भी उसको यही कहते हुए सारी जिंदगी गुजार देता है कि यार पैसा इज इविल, मनी इज नॉट द राइट थिंग, सुकून होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये दुनिया तो दायमी है, आगे जाके जो है वो सब कुछ होगा। ठीक है, होगा। ये चीजें जब वो कहता है तो फिर बच्चा भी कहता है यार पैसे को डिटेस्ट करना शुरू कर देता है। लेकिन जब अमली जिंदगी में जाके जब उसको उसकी इंपॉर्टेंस रियलाइज होती है, फिर उसकी जिंदगी बड़ी मसले में पड़ जाती है। उसे पता चलता है कि 95% ऑफ द रियलिटी दैट आई लिव एवरी डे इज पैसा। रियलिटी यही है। सिखाया क्या गया कि हेट करना है, पैसा गलत आदमी के पास है। इसको मैं कहता हूं द मिडिल क्लास माइंडसेट डिलेमा। द मिडिल क्लास माइंडसेट डिलेमा इज लोअर मिडिल क्लास या पुअर माइंडसेट डिलेमा, इसको आप कह लें कि गरीब बाप, लोअर मिडिल क्लास बाप बच्चे को यही बताता है कि बेटा पैसा अच्छी चीज नहीं है। वो बहुत कम उसके मुंह से निकलेगा कि यार मेरे से तो नहीं कमाया गया, तूने यार कमाना है, मैं तो नहीं ले गाड़ी ले सकता। कहना चाहिए ऐसे बाप, कहना चाहिए सॉरी यार, तू मेरा बेटा है, तू बढ़ेगा पलेगा, मैं तो नहीं घर बना सकता, तू मिलियनर बन जा, तू बनाएगा। उसे कॉन्फिडेंस दे, तू बना के देगा यार मेरे लिए, तो हम तेरे, तू जब कमाएगा तो हम गाड़ी लेंगे यार, मैं नहीं कर सका। लेकिन क्या आप समझते हैं कोई बाप अपने बेटे के सामने इस तरह हार मानेगा? कैसे हार मानेगा यार? नहीं मान सकता। तो अगर माननी हो तो हम यही बात करने आए हैं ना, मान जाए हार। अगर मैं इसको एक्सेप्ट कर लूं एज अ रियलिटी और उसके साथ मिलकर कुछ करना चाहूं, फिर अगर तो बाप मान जाए तो ये बाप का बहुत बड़ा पन है। ये तो उसकी बड़ी बड़ाई है कि वो कहे यार अपने बेटे को कि यार सॉरी यार, मैं नहीं वो कर सका जो मैंने ख्वाब देखे, पर मैं चाहता हूं कि तू मेरे ख्वाब पूरे कर, तू कर। और जैसे बहुत सारे हवलदारों के बच्चे अब आर्मी में हैं, वो क्यों है? और जर्नल है, जर्नल तक है, ऐसे हैं, जर्नलों तक पहुंचे, क्योंकि उनका ख्वाब था कि जिनको वो सलूट मारते हैं कि मेरा बेटा, मैं शायद होता। तो सूबेदार साहब ने कह दिया था, सूबेदार साहब ने कह दिया था कि मेरा बेटा बनेगा, तू जर्नल बनेगा, मेरा मैं नहीं बन सका, मैं नहीं बन सका। ये इतना कितना हार्ड है ये एक्सेप्ट करना। यस, ये बहुत हार्ड है। गुल साहब, आपको पता है एवरेज फकीर पाकिस्तान में कितने पैसे कमाता है? 50,000 से लेके 2 लाख। अच्छा फकीर 2 लाख कमाता है, नॉर्मल फकीर मिनिमम 50,000 कमाता है। हमारे यहाँ फकीरों को ठुकराया क्यों नहीं जाता? एक टैबू है ना, एक टैबू है। ट्रांसजेंडर की जी बददुआ लगती है, जो सवाल करे उसको वापस ना भेजो। पुराने जमाने से रिलेट किया जाता है। पुराने जमाने में जो सवाल करने आते थे, सब पूरे इलाके को, मदीना को पता होता था कि ये बेचारा वाकई में है। वो 700-800 1000 2000 की आबादी थी। आप फकीरों को खुदा का वास्ता पैसा बंद करना करें, मत दिया करें। ओके। मेरी पोस्टिंग थी राजनपुर में, और मुझे ये पता लगा वहां पे कि वहां से, उस इलाके से, मैं पर्टिकुलर इलाके का नाम नहीं लूंगा, करीब करीब से रुझान के आगे पीछे,
पूरी फैमिली ठेके पे मिलती थी आपको कि जी ये आपको ठेके पे मिलेगी, इसमें एक लंगड़ा भी है, इसमें एक हाथ कटा भी है, इसमें ये भी है डिफिशिएंसी, ये भी है, ये 8 बंदे आप ठेके पे ले जाए, वो आपको ठेके पे मिलते हैं। एवरीथिंग दे गेट, उनका एक सुपरवाइजर खड़ा हुआ होता है, वो पैसे उनसे लेता है, कलेक्ट करता है, उनको उनकी दिहाड़ी देता है, एंड दैट्स दैट। बेगरी पाकिस्तान के अंदर इतना बड़ा बिजनेस बन चुकी है, बिलियंस ऑफ रुपीज परहैप्स गेट ट्रांजैक्टेड। किसी भी एक सिग्नल पे खड़े होके देखें आप, जहां पे 2-3 फकीर बैठे हुए हैं, ऑब्जर्व करें, हर सिग्नल पे एवरेज 30 गाड़ी आके रुकती है फॉर 45 सेकेंड इंटरवल, कहीं पे 1 मिनट का भी इंटरवल होता है। 1 आउट ऑफ 7 कार्स अगर उनको कुछ दे दें, एवरेज 30 रुपए भी, हर सिग्नल स्टॉप पे हर बंदा 100 रुपए कमाता है। 30 सेकेंड 1 मिनट है, मतलब कि जो फकीर सिग्नल पे खड़ा हुआ है वो हर 1 मिनट बाद 100 रुपया कमा रहा है। 1 घंटे का क्या मतलब हुआ? 6,000 रुपए पर डे। कैन यू बिलीव इट? छोड़े इस आप काम क्या करें, फ्रीलांसिंग और साइड हसल और मेहनत, फकीरों को खुदा का वास्ता देना बंद करें। स्टॉप फीलिंग बैड फॉर देम, जो बेल बजा के आते हैं, जो बने हुए, जो लोग मजबूर हैं, आपको पता है वो आपके खानदान में आपको बथेरे मिल जाएंगे, इन लोगों को मत दें। डू नॉट प्रमोट दिस इंडस्ट्री। सीडीए ने बोर्ड लगाए हुए हैं, मैं मुझे वो देख के अच्छा लगता है उसको। वो आपकी अपनी प्रॉब्लम है साइकोलॉजिकल, आप फकीर को देते हैं, आपके अपने दिल में पता नहीं कोई मसला है जो आप देते हैं और समझते हैं मैंने बड़ा अच्छा काम यार किया। मुझे तो बहुत फील बट दिस इज रॉन्ग। I feel good. गुड, यू आर प्रमोटिंग एन किसको इंडस्ट्री। दें? मैं देना चाहता हूँ यार बहुत सारे लोग हैं, कितने यतीम खाने इस्लामाबाद में, कभी किसी ने तकलीफ की जाके दे उनको। हाँ यार, ईदी फाउंडेशन को दे। ईदी फाउंडेशन वाले आपके कपड़े लेते हैं यार। आप एसओएस विलेज को दें, इससे ज्यादा अच्छी ऑर्गेनाइजेशन हो नहीं सकती है वाह, जहां पे यतीम बच्चों को एक माँ दी जाती है, वो उनको पालती है। आई मीन एसओएस क्या विलेज, बात। एसओएस विलेज वो है जो बेचारा एड भी नहीं लगाते, कुछ भी नहीं करते, उनको दे जाके आप। हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं अरशद दाद साहब, उन्होंने पूरा एसओएस विलेज बनाया हुआ है। वो सारा वक्त अपने यारों दोस्तों से पैसे मांगते रहते हैं इसी काम के लिए, और हम देते भी हैं। तो द थिंग इज, इन फकीरों को और प्रोफेशनल्स को मत दें। लुक अराउंड, अगर आपने देना ही है तो इन लोगों को दें, खान साहब को दें। आई मीन द कैंसर हॉस्पिटल ही हैज, मैंने तो देखा हुआ है जिंदगी में, ये एक्सपीरियंस किया हुआ है। इमरान खान ने जो हॉस्पिटल बनाया हुआ है कैंसर का, कितनी बड़ी नेमत है इस इंसान की। इतना बड़ा एहसान है इमरान खान का इस कौम पे फॉर मेकिंग अ कैंसर हॉस्पिटल। आपको जिस इंसान ने कैंसर अपने खानदान में देखा है वो मेरी बात रियलाइज कर सकता है। जितने मर्जी ये पॉलिटिशियन बात करें या जो भी है, ये है वो है, बट इमरान खान one of the biggest milestones was putting up this cancer hospital. No matter what he is or what he is not today, but He's done it. He's done it. He's the Because he saw his mother suffering from the same disease and he wanted no mother to ever suffer that disease. गुल साहब, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मोटिवेशन। एक आदमी अगर सुबह नहीं उठता, काम नहीं करता, तो मोटिवेशन। कुछ लोग अपनी नाकामी, अपने दुख को बहुत सीरियस लेते हैं और उसको मोटिवेशन लेते हैं, फ्यूल बना लेते हैं। हाँ, आप हमारे यहाँ माशरे में ब्रेकअप को मजाक समझा जाता है, बट ब्रेकअप जब किसी का होता है तो वो समझता है कि इट्स अ पेनफुल प्रोसेस। It is. हम उसको मजाक समझते हैं, यार ऐदा जड़ा ना आशिक दिल टूट गया, जलील हो गया, ऐदा तो दिल टूट गया। नो, जिस इंसान ने वो पूरा एक्सपीरियंस करना चाहिए। पता नहीं, हमने तो नहीं किया, शायद हमने पूरा ही किया, हमने तो नहीं किया, हमें नहीं पता। खैर, जब किसी इंसान का दिल टूटता है तो उसके साथ एम्पैथी करनी चाहिए, सही है। उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। दोस्त उसको ये कहेगा यार जा यार बथेरिया ने है वे हो गए। नो, इट्स अ प्रोसेस ऑफ लाइफ, इट्स अ पेनफुल प्रोसेस ऑफ लाइफ, इससे गुजरना चाहिए। बहुत सारे लोगों को मैंने इससे इंस्पिरेशन लेते देखा है, और इंस्पिरेशन लेनी चाहिए। अच्छा यार ठीक है, आई लॉस्ट, मैं ये वैल्यूएबल रिलेशनशिप। मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ, हमारे बहुत सारे यंग बच्चे बच्ची हैं, लड़के लड़की हैं जिनका ब्रेकअप होता है, उनको माशरा सही तरीके से एड्रेस नहीं करता। देखिए, ये एक नेचुरल फिनोमिनन है, यू कांट डिनाई दिस। ब्रेकअप होता है, तकलीफ होती है, इट्स अ पेनफुल प्रोसेस, उसको एक्नॉलेज करना चाहिए। इंसान का खुद जब हो तो उसको एक्नॉलेज करना चाहिए, हाँ यार ये एक ब्रेकअप है, लेट मी बी सॉफ्ट ऑन माई सेल्फ, लेट मी सी हाउ आई कैन कम आउट ऑफ दिस। ठीक है, बट इन अ सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान इट्स अ ब्लडी जोक।
किसी भी दोस्त का ब्रेकअप आप उसका मजाक ही उड़ाएंगे, आप उसे शुगर ही लगाएंगे। नहीं, इमीडिएट फैमिली को कैसे पता चले कि उसका ब्रेकअप हुआ है और वो उसको हमारा वो कल्चर नहीं है कि इमीडिएट फैमिली को पता लगे। पल लग जाता है। अगर पता लग जाता है तो दे शुड लेट हिम बी। नसीहतें ना करें, खुदा का वास्ता है। उससे और टॉपिक पे बात करें, उससे ट्राई टू ब्रिंग हिम अप। मोस्ट ऑफ द पीपल जवानी में ब्रेकअप से गुजरते हैं और वो एक पेनफुल प्रोसेस होता है और वो उनकी शख्सियत की तश्कील में बहुत बड़ा उसका हाथ होता है। तश्कील, इतना मजा आया ना मुझे। शख्सियत की तश्कील बहुत बड़ा हाथ होता है। क्या ब्रेकअप का एक इंसान की जिंदगी में तेरी उर्दू में सप्ली आई थी? हाँ, ये जरूरी बताना है यार। नहीं, मेरी उर्दू में सप्ली आई थी। मेरी वालदा ने इंतहाई सीरियस लिया। मेरी वालदा ने कहा कि मेरा बेटा फेल कैसे हो गया उर्दू में। H9 कॉलेज के प्रोफेसर थे जैदी साहब, जिनकी उर्दू बड़ी मशहूर थी। उनसे हमने ट्यूशन ली। उन्होंने कहा जी मेरे पास आधा घंटा है। मेरी वालदा मुझे रोज सुबह पैदल लेके जाती थी, वहां पे छोड़ती थी और वो बाहर बैठी होती थी या बैठ जाती थी और मैं अंदर उर्दू पढ़ता था। फिर मैंने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में टॉप किया था उर्दू में, FSC में। तो ये किसकी डेडिकेशन थी? योर मदर्स, माँ की। या She was dedicated. That's how she took it so hard कि ये कैसे हो सकता है कि सप्ली का लफ्ज मेरे बेटे के साथ आया। And that's how your peers support you, your family, your immediate, your parents, your brothers, your sisters. Yes and yes. जब आपके इर्द गिर्द कोई इंसान नाकाम हो जाए, खुदा का वास्ता उसको कोसे मत, उसको गालियां ना दे, उसको ये ना कहे तू तो है, तुझे मैथ ही नहीं आती। नो, पुश हिम अप। मरहूम परवेज साहब थे, बड़े अच्छे इंसान थे। जब मेरे साथ कभी एक ऐसा हादसा हुआ तो उन्होंने बड़ा मजाक किया। उन्होंने कहा यार निशान, याद रखना मेरी एक बात, मर्द पता कौन होता है? मर्द वो होता है जो सख्त वक्त में अपना सेंस ऑफ ह्यूमर ना भूल सके। मरहूम परवेज साहब की ये बात मेरे गुट्टी में मिली हुई है कि जो सख्त वक्त आ गया है, रोटी नहीं है या जेब में पैसा नहीं है, तो जेब पुट्ठी करके हंसना जानता हूँ, यार देख मैं तो बिल्कुल ही फकीर हूँ। अच्छा, बड़े मजे की बात है कि आई एम फ्रेंड्स टू ज़िशान और आई वाज फ्रेंड्स विद बशीर अंकल आल्सो। पार्टनरशिप के ऊपर कैसे चल जाती है 30 साल, कैसे पार्टनरशिप चलाएं? 3 सक्सेस रीजन है पार्टनरशिप के। पहली बात तो ये, मैं अपने जितने भी लोग हैं उन सबको कहता हूँ कि पार्टनरशिप्स करो यार, अकेले मत चलो, गो फार, पार्टनरशिप्स करो। तुम्हारी जो कमियां हैं तुम्हारे पार्टनर्स पूरी करेंगे। कंसोर्शियम्स बनाओ, बड़े बड़े, 2-2 लोग, 3-3 लोग। 3 रीजंस हैं पार्टनरशिप कामयाब करने के। 3 कामयाब पार्टनरशिप के 3 रीजंस हैं। नंबर 1, अंधा एतमाद। अंधा एतमाद पैसे का, कि आपको दूसरे पार्टनर पे शक नामी चीज ना हो। सही है, नंबर 1। नंबर 2, ये मत समझे कि आपकी वजह से कंपनी चल रही है और बाकी कोई कुछ नहीं कर रहा। सही है। ये दूसरा रीजन है कि आप समझना शुरू कर देते हैं यार सारा काम तो मैं करता हूं, वो तो वेला बड़ा रहता है। नंबर 3, कामयाबी का सेहरा अपने सर पे लाने की कोशिश ना करें, टीम को कंग्रेचुलेट करें, यार हमने मिल के किया, पार्टनर को करें। यस, आपकी वजह से भी है तो उसको कहें यार तेरी वजह से यार आज हम यहाँ आए। ये 3 कोर हार्ड कोर मेरे वाले साहब की 45 साल की पार्टनरशिप के ये सीक्रेट है, जो ये कहते होते थे कि यार सीक्रेट ये है, हमने पैसे का हिसाब कभी नहीं किया। हमें अंधा एतमाद, जिस दिन पार्टनर्स में पैसे का हिसाब आ जाए वहां क्रैक पड़ जाता है। नंबर 2, जिस दिन एक पार्टनर समझेगा यार मैं ज्यादा काम कर रहा हूं और दूसरा कम कर रहा है। नंबर 3, जब इंसान कुछ अचीव कर ले पार्टनरशिप में, क्या यार ये मेरी वजह से हुआ है, ये तो करते कुछ नहीं है, ये पार्टनरशिप नहीं चल सकती। अगर आप तीनों चीजों के से बाला तर है तो आप फिर, क्या बात है, अर्थक्वेक के अंदर पाकिस्तान में घर। राइट, एज अ प्रैक्टिशनिंग स्ट्रक्चरल इंजीनियर फॉर लास्ट 20 years, मैं जब मार्गला टावर गिरी थी तो उसका भी स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग की इवैल्यूएशन में एक असिस्टेंट था अपने प्रोफेसर का, वहां से मेरा करियर स्टार्ट हुआ था। वैसे जलजला जो है, जो रिक्टर स्केल जिसको हम कहते हैं, रिक्टर स्केल का स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग से कोई ताल्लुक ही नहीं है। वो एक ऐसे सुई होती है और एक स्प्रिंग होता है और वैसे से घूमती है और बता देती है कि 6 पे गया या 7 पे गया। लेकिन जलजला के बहुत सारे डायनामिक्स हैं। 6.3 का जलजला कैन बी फार मोर बेटर देन 7.8। उसकी एक्सेलरेशन, उसकी टाइम पीरियड, क्या फैक्टर्स होते हैं? और ये मुश्किल है। इसकी ग्राउंड एक्सेलरेशन होती है, इसका टाइम पीरियड होता है, उसका डायनामिक रिस्पॉन्स होता है, उससे आप डिफाइन करते हैं कि जलजला कौन सा कितना खतरनाक है। जो टर्की का जलजला इस दफा आया, क्यों इतनी तबाही हुई?
तबाही इसीलिए हुई कि जो उसकी पीक एक्सेलरेशन थी, यानी कि जो डिजाइन कोड ने, इंजीनियरिंग की दुनिया ने नापा हुआ था कि भाई इससे ज्यादा जल्जला यहाँ नहीं आएगा, ये उससे 1.5 गुना ज्यादा था। ओके। देखिए ना, इस्लामाबाद का शहर है, कब आबाद हुआ? 60s में। 60s में शुरू हुआ। Yeah. तो इसका सिस्मिक डेटा कितना है? बहुत कम। 4, 5, 6, 7 जल्जलों का है। Yeah. अनप्रेसिडेंटेड है ना। आपको नहीं पता कि अगला आने वाला जल्जला कितना इंटेंस है। Exactly. जल्जलों की हिस्ट्री तो लाखों सालों पे है। इस्लामाबाद का आपको नहीं पता, आप एस्टिमेट लगा सकते हैं। जल्जला होता क्या है? और जो 7 या 8 टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, दे कीप ऑन मूविंग, एनर्जी डिसिपेशन होती है, जब वो मूव करती है तो जो अर्थ की क्रस्ट है वो मूव करती है, एंड इट मूव्स नॉट ओनली लाइक दिस, इट कैन मूव लाइक दिस एंड लाइक दिस। तो उसकी एक्सेलरेशन होती है, उसके पूरे डायनामिक्स हैं। अलबत्ता कुछ टिप्स जो हम देना चाहेंगे, क्योंकि पाकिस्तान में जल्जले आने हैं, कहाँ के आने हैं, ज्यादा आने हैं, सिवियर आने हैं। बहुत सारी हमारे यहाँ कंस्ट्रक्शन जो है वो विदाउट कोड स्कोप हुई हुई है, पुरानी भी है। मैं एक बड़ी मशहूर बिल्डिंग में भी इंस्पेक्शन की थी, बड़ा बुरा हाल था बेचारी का। नंबर 1, जब भी आप कोई फ्लैट किराए पे लेने लगे तो उसकी बेसमेंट में जाएं, उसकी बेसमेंट में जाएं। हाई राइज बिल्डिंग में, 10 स्टोरी 12 स्टोरी की बात कर रहा हूँ, उसकी बेसमेंट में जाएं और कॉलम और बीम, जहां ये पिलर और बीम या कॉलम या बीम मिलते हैं जॉइंट पे, उस पर देखें कोई क्रैक तो नहीं है। आपने किसी भी बिल्डिंग में जाना है, किराए पे रहना है, तो बेसमेंट का चक्कर लगाएं और कॉलम और बीम के जॉइंट पे देखें कोई क्रैक तो नहीं है, खास तौर पर डायगोनल क्रैक सबसे खतरनाक। ठीक है जी, ये आपने पहले इंस्पेक्शन करनी है बिल्डिंग में, किराए पे फ्लैट में अगर आप लेने लगे। फिर क्या करना है? नंबर 2, कोशिश करें वो बिल्डिंग में जाएं आप जो कि 5-7 साल से बनी हुई, जिसने 2-3 जल्जले दिखे हुए, ओके, और उसमें कोई क्रैक नहीं है। नंबर 2। नंबर 3, जितना ऊपर फ्लैट ले सकते हैं लें, क्योंकि बचने वालों की परसेंटेज जो सबसे ऊपर है, जो सबसे ऊपर है। जो जितना नीचे ग्राउंड फ्लोर वगैरह वगैरह, मोस्टली प्रोबेबिलिटी उनकी बाहर आने की नहीं होती। सही है, क्योंकि वो रबल में आ जाते हैं। जी, तो अगर 11 स्टोरी की बिल्डिंग की कोशिश करेंगे आप 11वें फ्लोर पे या 12वें फ्लोर पे, 12 तो खैर नहीं होगा कि 10वें पे या 9वें पे आप फ्लैट खरीदेंगे। खुदा ना खास्ता अगर गिरती है बिल्डिंग तो आप बच जाएंगे, बाकी सब बढ़ जाएंगे। तो ये है। और चौथा ये है कि जब भी आप जिस फ्लोर पे भी आप हो, उसके कॉलम बीम एक दफा देख लो, उसमें कोई क्रैक ना हो। दीवारों में आ जाते हैं, वो बड़ा मसला नहीं है। इस्लामाबाद में जितने भी जल्जले आए, कोई एक घर इस्लामाबाद में नहीं गिरा। क्रैक्स आते हैं, गिरा नहीं है। इसकी बहुत सारी वजूहात है स्ट्रक्चरली स्पीकिंग। तो अमूमन घरों में प्रॉब्लम्स नहीं होते, लेकिन फिर भी अगर आप कोई घर खरीदें या बनाएं तो उसमें स्लैब में डायगोनल क्रैक्स देखें कि हैं या नहीं है। डायगोनल क्रैक्स देखें, थोड़े थिक क्रैक्स हैं तो देखें, तो इंजीनियर से किसी से बात करें। ओके। और जब आप मल्टी स्टोरी की, मैंने आपको बता दिया कि आप बेसमेंट में एक चक्कर लगाएं, देखें। अब सवाल यह है कि जल्जला आ गया तो आप क्या करें? राइट। सो अगर आप मल्टी स्टोरी में हैं, तो अगर आप अपनी बिल्डिंग के बाहर आ सकते हैं तो जाहिर सी बात है भागने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको भागना चाहिए नहीं है। कोशिश ये करें कि आप टेरेस पे चले जाएं या बालकनी में चले जाएं। देयर इज अ थिक चांस दैट यू हैव, डोंट जंप। देयर आर इंस्टेंसेस कि जब जल्जले में लोगों ने छलांगें मारी हैं और वो मर गए। देयर इज अ थिक चांस कि इस बिल्डिंग बच जाएगी, लेकिन अगर आपने छलांग मारी तो देयर इज अ थिक चांस कि बिल्डिंग में से आप निकले भी नहीं बचेंगे। सही है। तो ये है। दूसरी बात ये है कि अब रूल्स बड़े स्ट्रिंजेंट हो चुके हैं, तो बिल्डिंग्स मोस्टली इन इस्लामाबाद आर सेफ, इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। तो जो मैंने आपको बुनियादी 3-4 चीज़ें चाहिए, अगर आपने फ्लैट में रहना ही है तो ये करें। कोशिश करें फ्लैट में ना रहें, सिंगल स्टोरी में 2 स्टोरी में रह रहे हैं। उसका जो रेट है वो 100% सक्सेसफुल है, गिरा नहीं है। जो सबसे ज़्यादा डेथ्स हुई थी 2005 में, 88,000 बंदे जो फौत हुए थे, शहीद हुए थे, वो सारे वो थे जो कि स्टोन मेसनरी में रहते थे। उनके घर ईंटों के बने हुए थे और कच्चे छत थे उनके। कश्मीर में, बाग में जितने स्कूलों की डेथ्स हुई थी, आई नो थाउजेंड्स ऑफ मिजरेबल डेज थे वो। ये सारे वो थे जो कि पत्थर से बने हुए थे, कंक्रीट के स्ट्रक्चर्स नहीं थे या प्रॉपर चुनाई के स्ट्रक्चर्स नहीं थे। तो ये है।